हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये कहावत हम सभी जानते हैं। उसी तरह से बजट में आए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बढ़ने के भी दो पहलू है। आज की वीडियो में हम दोनों ही पहलू पर बात करने वाले हैं और साथ में तीसरा टॉपिक आज की वीडियो का होने वाला है कि मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है बजट की वजह से, क्या आने वाले दिनों में भी ये गिरावट जारी रहेगी? अगर रहेगी तो कब तक रहेगी और किस तरह से हमको इसको एंटिसिपेट करना चाहिए? पहले दो पहलू क्या हैं? दो पहलू ये है, एक पहलू है गवर्नमेंट का और एक पहलू है ट्रेडर्स का। पहला पहलू जो गवर्नमेंट का है, उनका ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया और अपना बयान दिया कि हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा इसलिए दिया जिससे कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कम हो जाए। लेकिन उसी तरफ ट्रेडर्स का ये मानना है कि इससे हम लोगों की जेब पर बहुत फर्क पड़ेगा। और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो क्यों कह रही है और ट्रेडर्स जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों तक इन सारी चीजों को आसान भाषा में समझाना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चीज, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.1% से 0.15% कर दिया है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और फ्यूचर्स के अंदर तो और बढ़ा दिया है 0.02 से 0.05%। अब आप बोलेंगे प्रियांक भाई ये तो ऑप्शंस में ज्यादा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर्स में तो कम दिखाई दे रहा है, ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि आप किसी भी चीज की बढ़ोतरी कंपैरिजन से देखते हो। देखो, फ्यूचर्स के अंदर 0.02 था, मतलब हर 100 रुपए पर 2 पैसे। अब वो हो गया है 5 पैसे, जिसका मतलब कि 2.5 गुना हो गया है एसटीटी बजट के बाद से। ऑप्शंस के अंदर पहले था 10 पैसे, अब हो गया है 15 पैसे, तो सिर्फ 50% की ही बढ़ोतरी हुई है। तो जो चेंज आया है वो फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा आया है, ऑप्शंस के अंदर कम आया है। लेकिन ट्रेडर्स की जेब पर जो भारी पड़ने वाला, और जहां पर मैं बार बार ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं वो मैं हम और आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, यानी कि रिटेलर्स की। देखिए, आर्बिट्रेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस को क्या फर्क पड़ेगा इसको भी मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन पहले मुद्दे वाली बात है ये जानना कि हम लोगों की जेब पे क्या फर्क पड़ेगा ऑप्शंस के अंदर इस चेंज का और फ्यूचर्स के अंदर इस चेंज का। तो मैं इसको आपको समझाऊं उससे पहले गवर्नमेंट का तर्क समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्यों बढ़ाना चाह रही है। देखो, गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडिया के अंदर 2025 का जब डेटा निकल के आया तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इनके कैश ट्रेडिंग वॉल्यूम से ज्यादा है। इवन इंडिया की जीडीपी से भी वो बहुत ज्यादा है। क्या आप लोगों को पता है कि जो कैश ट्रेडिंग का वॉल्यूम है और डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है इंडिया के अंदर 2025 के एंड में वो 450 गुना हो गया। मतलब अगर इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी जा रही है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ये वॉल्यूम यहां से 450 गुना यानी कि 45 करोड़ का है। अब आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ गया प्रियांक भाई? मैं आपको बताता हूं फर्क क्या पड़ता है। क्या आपको पता है इंडिया के अंदर 76% जो लोग इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग डीमैट अकाउंट होल्डर हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। बाकी के 24% लोग कैश और डेरिवेटिव्स दोनों के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, और सिर्फ 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। तो अब आप सोचिए, 24% मान लेते हैं, पूरे 24% फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो 24% लोगों की ट्रेडिंग का वॉल्यूम 76% लोगों के ट्रेडिंग वॉल्यूम से 450 गुना ज्यादा है। अब ये कंसर्न क्यों है, ऐसे दिक्कत क्या हो गई उस पर बात करते हैं। दिक्कत इस बात की है कि कोई भी मेजर इकोनॉमी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर ये रेशो कितना होगा? 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप मन में सोच लीजिए, फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ते होने वाले हैं। जी हाँ, अमेरिका में ये रेशो इक्विटी कैश ट्रेडर से सिर्फ 9 गुना ज्यादा है। कितना? हाँ, सिर्फ 9 से 12 गुना। चाइना के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड पर तो नहीं है, बट 15 से 20 गुना के आसपास है। जापान के अंदर 5 से 7 गुना है, हालांकि ये दोनों डेटा अनऑफिशियल सोर्सेस से हैं, बट जो ग्लोबल इंडेक्स है, जो ऑफिशियल सोर्स है, वो आपको बता देता हूं। ग्लोबली किसी भी कंट्री का अगर आप देखें, चाहे यूरोप काउंट कर लीजिए जहां पर 5 से 15 के बीच में है, ग्लोबल में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये रेशो 5 से 15 गुना के बीच में होना चाहिए। भारत में कितना है? 450 गुना। जिसका इंपैक्ट आपको पता है क्या हो सकता है? पहला इंपैक्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स, नए फॉरेन इन्वेस्टर्स आने से डरते हैं। जी हाँ, क्यों डरते हैं? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करते हैं हेज करने के लिए। अब उनको लगता है कि जहां पर इतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ डेरिवेटिव्स का है कैश के रेस्पेक्ट में,
वहां पर ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी उनकी हेजिंग स्ट्रेटजीज को खराब कर सकती है, उनके रिटर्न्स खराब हो सकते हैं, इसलिए वो डरते हैं। दूसरे जो पुराने फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के अंदर रहते हैं, वहां पर एक इनडायरेक्ट डर रहता है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर होने लगा, या वो हेज छोड़कर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने लग गए, अगर वो जीतेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, तो रिटेलर्स का सारा पैसा इंडिया के बाहर भी जा सकता है। हालांकि ये इनडायरेक्ट डर है, मैं आपको ये भी बता दूं। तीसरा और सबसे बड़ा डर, ये पैसा किसका है? ये पैसा रिटेलर्स का है, हम लोगों का है, जिनके पास सेविंग्स करने की आदत होनी चाहिए। वो अपनी सेविंग्स की आदत को छोड़कर, एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज छोड़कर कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन की दुनिया में जा रहे हैं, और वो लोग अपना पैसा खो रहे हैं। और ये चीज अगर कोविड जैसी कोई सिचुएशन वापस आ गई, आप लोगों को परेशान कर सकती है। ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, मेरा नहीं है, ध्यान रखिए। मुझे मत लिखना शुरू कर देना प्रियांक भाई, ज्ञान मत दो। मैं आपको बता रहा हूं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्स बढ़ा दो, एसटीटी बढ़ा दो, बात बन जाएगी। और उसके साथ उन्होंने बोला कि ट्रेडिंग कम हो जाएगी, रिटेलर्स ट्रेड करना बंद कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके नुकसान ट्रेडर्स की तरफ से, कि ट्रेडर्स को क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल सोचिए, एक ट्रेडर 1 लाख रुपए की एक पोजीशन लेता है, और दिन के अंदर ऑप्शन की कम से कम 4 से 5 ट्रेड अक्सर ले लेते हैं। मैं मानता हूं 3 ही लेता है, और एक महीने में 21 से 22 दिन ट्रेडिंग चलती है। मैं कह रहा हूं 20 दिन वो ट्रेड करता है, तो 20 गुना 3 के हिसाब से वो लगभग 60 दिन ट्रेड करता है। करेक्ट, सॉरी, 60 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। अब आप सोचिए, अगर हर ट्रेड पे सिर्फ उसने 1 लाख रुपए लगाया था, तो पर ट्रेड क्लोज होने तक उस पर 150 रुपए का टैक्स लगा है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जो बैठता है इन 60 ट्रेड के बाद 9,000 रुपए का। अब अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, और मैं कह दूं कि आप महीने के एंड में प्रॉफिट जो बनाते हो वो 2 से 3% का ही बनाते होंगे, 1% का बनाते होंगे, आधे परसेंट का बनाते होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शन एक्सपर्ट बताते हैं कि हम तो 5-10% का मान लेते। चलिए मैंने 10% भी मान लिया, 5% के 10% के बीच में मान लेते हैं, आपने 50,000 रुपए कमाए। अगर आपने 50,000 रुपए भी कमाए, उसमें से 9,000 रुपए अगर आपको सिर्फ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ रहा है, जो 18% होता है, मतलब एक और एडिशनल जीएसटी। यहाँ पे मैंने एक्चुअल वाला जीएसटी ऐड नहीं किया, ब्रोकरेज ऐड नहीं किया, आपका स्प्रेड ऐड नहीं किया, और जो टेक्निकल रीजंस की वजह से आपके लॉस होते हैं वो ऐड नहीं किए। अगर आप सिर्फ 60 ट्रेड पंच करते हैं, आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आप उसमें से अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का 18% या 9 से 10,000 रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भर रहे होंगे, तो कैसे आप ट्रेडिंग कर पाओगे? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो बोला वो ट्रेडर के पॉकेट्स पे पड़ेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, आर्बिट्रेज फंड्स हैं, उन लोगों को ये लॉस बिना किसी रीजन के उठाना पड़ रहा है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, जो मार्केट में आया था वो अपनी मर्जी से आया था। ठीक है। दूसरा चीज, अब मेरा क्या मानना है इसमें, मैंने जो डेटा पढ़ने की कोशिश करी, जो समझने की कोशिश करी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब पी चिदम्बरम लाए थे 2000 आई थिंक 5-7 के आसपास, मैं साल में गलत हो सकता हूं, यूपीए 2 में शायद लाए थे। तो जब पी चिदम्बरम लाए थे तो उनका मानना था कि हम धीरे धीरे कैपिटल कैपिटल टैक्स जो होता है, कैपिटल गेन टैक्स, उसको जीरो कर देंगे, इसलिए एसटीटी लगा रहे हैं। लेकिन आज सरकार कहां पहुंच गई है? तब वो जो टैक्स लगता था कैपिटल गेन टैक्स, वो आज तक लगा हुआ है। आप लोगों को पता है, लॉन्ग टर्म पर 12.5% और शॉर्ट टर्म पर 20%। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगातार बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया, जो मैंने आपको अभी गणित सिखाया। तो आप लगातार टैक्स कलेक्ट करते जा रहे हैं। आपने रेवेन्यू टारगेट लिया था पिछले साल का कि 75,000 लाख करोड़ रुपए आप जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ नियमों की वजह से ऑप्शंस की ट्रेडिंग कम हो गई, और वो सिर्फ 45,000 लाख रुपए रह गया, करोड़ रुपए रह गया, तो आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया। तो सच्चाई ये वाली है कि अपना कलेक्शन बढ़ाना है, कि सच्चाई ये वाली है कि स्पेकुलेशन ट्रेडिंग बंद करनी? क्योंकि ट्रेडिंग अगर आपको रुकवानी थी तो उसके तो 10 और रास्ते थे, तो आपने यही तरीका क्यों अपनाया? मुझे तो यहाँ पे कुछ खोट नजर आता है। लेकिन देखिए, ऑफिशियली जो कंफर्म किया गया मैं आपको वही बता सकता हूँ। आप लोगों का इन दोनों में से क्या मानना है? टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने का रीजन है एसटीटी बढ़ाना, या फिर ट्रेडिंग सच में कम करनी है, ये रीजन है? क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कम कर रहे हो तो सिर्फ रिटेलर की ट्रेडिंग कम नहीं हो रही है, म्यूचुअल फंड्स मतलब आर्बिट्रेज फंड्स की ट्रेडिंग कम हो रही है, पीएमएस की ट्रेडिंग कम हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग कम हो रही है। तो आखिरकार आपका मोटिव क्या है, वो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा काम था आपको दोनों पहलू समझाना, वही कोशिश मैंने की कि आपको लॉजिकली पता हो। गवर्नमेंट ने जो लॉजिक दिया, मैं सहमत हूं इस बात से
कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कम करने की जरूरत है, क्योंकि हमें वो रेशो 450 से घटाते 10 गुना कम से कम करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि स्पेकुलेशन ट्रेडिंग कम होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सही तरीका है? इस बात से कहीं ना कहीं मैं फिलहाल सहमत नहीं हूं। आने वाला वक्त बताएगा बाकी इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, मार्केट्स की तरफ, कि आखिरकार अब मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि एक चीज तो तय है, जब जब एसटीटी बढ़ा है, जब जब ये टैक्स बढ़ा है, वॉल्यूम तो कम हुए हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुए हैं, पार्टिसिपेशन कम हुआ है। जब पिछली बार एसटीटी बढ़ा था, उसकी वजह से नितिन कामत जी जो जेरोदा के फाउंडर हैं, पिछले साल उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि तकरीबन 25% तक के वॉल्यूम जो है ब्रोकर हाउसेस के गिर गए हैं। अब आपने इतना बड़ा इंक्रीमेंट कर दिया एसटीटी के ऊपर, अब कितने परसेंट वॉल्यूम कम होगा और उससे क्या मार्केट पॉजिटिव रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसका आंसर मैं आपको चार्ट्स के साथ दूंगा, तो डिस्क्लेमर के बाद मिलता हूं वीडियो में। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। अगर आज के दिन की बात करें तो मार्केट ने लगभग, अगर आप यहां पर देखेंगे 2 फरवरी, थोड़ा साइडवेज ओपनिंग दिया और उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू किया। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज पहले समझने की है, जो बजट वाले दिन जो खेल हुआ है इसके बारे में। हालांकि बजट वाले दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार लाइव था। हाँ, बीच में आधे घंटे के लिए मैं गया था जब मैं जी न्यूज नेटवर्क पर गया था। उसके अलावा मैं पूरा दिन कल बजट के टाइम पर लाइव था और मार्केट्स को आपको समझा रहा था, और ये जो पूरा ड्रॉप था हमने लाइव देखा था और इसके ऊपर डिस्कशन भी अच्छे से किया था। आई होप आप लोगों ने वो देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। आप लोगों को याद होगा कई सारे वीडियोस के अंदर पिछले महीने के, मतलब इस जनवरी महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैंने आपको कितनी बार एक्सप्लेन किया कि मार्केट ने जब ये गिरना शुरू किया है, अब ये 24,000 तक भी जाती है तो वो हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि 50% ड्रॉप है। और हमारा जो सबसे पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो ये ट्रिपल लोस थे। अगर आपको याद है, ट्रिपल लोस किसमें से कम एक लो जाए, और आप देखेंगे कल वो 24,587 यानी कि 24,587 का लो जो है ये कल स्वीप हो गया है। आप देखेंगे इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। उसके बाद एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड थी, कल मैं आपको लाइव में बार बार बताता रहा, वो रिएक्शन हमें आज देखने को मिली और मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव देखने को मिला। अब सीन ये आता है कि भाई अब प्रियांक आगे क्या करना है? अब जो ये गिरावट चलती रहेगी, ये निराशा जो रहेगी, इसका क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर मार्केट ने जो ये लिक्विडिटी स्वीप करके आगे बढ़ने की शुरुआत करी है, ये अभी एक रिएक्शन है। इसको रिवर्सल बोलना काफी जल्दबाजी होगी। मार्केट के अंदर एसटीटी बढ़ने की न्यूज आई, मार्केट ने रिएक्ट किया, काफी तेजी से गिरा। बट सबसे बड़ी चीज ये थी कि कल के दिन के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशनल मनी ऑन नहीं थी। मैक्सिमम जो हाउसेस थे वो बंद थे, जिस वजह से बैंक्स बंद थे। जो ट्रेडिंग हो रही थी वो सिर्फ बड़े पैसे के साथ प्राइस को इधर उधर घुमाने की थी। तो अभी जो ये मूव आ रहा है, इसका सबसे पहला काम होगा प्राइस को बैलेंस करना। प्राइस बैलेंस करने से मेरा क्या मतलब है? प्राइस बैलेंस करने से मतलब है कि कल की ओपनिंग से लेकर और जो ये पूरा मूव आया है, दिस इज मैनिपुलेटिव मूव। तो मार्केट सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए कम से कम जो संडे ओपनिंग है या फ्राइडे क्लोजिंग है वहां तक जाना चाहिए। इसलिए देखिए, मैंने संडे ओपनिंग मार्क करके फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था। तो अब सिंपल सा है, हम लोग बिल्कुल यही सेम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, कल मार्केट पंप करे और कम से कम यहां तक या फिर इस हाई के ऊपर तक आए। ये बातें मैं आपको कल लाइव में भी बता रहा था, समझा रहा था लॉजिक के साथ। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो ये जो 25,148 तो एक इंट्राडे लेवल है। अगर हम इसको हटाकर ये लेवल भी मार्क कर दें तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट 25,333 से लेकर 25,440 के बीच में पहुंच सकती है। लेकिन कायदे से रिवर्सल कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट 25,700 के ऊपर आती है तो तब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट रिवर्स हो रही है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर रही है तो भी आप अग्रेसिवली ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, अभी मार्केट पलट के ऊपर की तरफ जा रही है और हो सकता है डेली एफवीजी फिल कर दे। लेकिन ये सारी प्लानिंग का आधार इसी बात पे होगा कि क्या कल मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है या यहां पर टच डाउन करके साइडवेज हो जाती है। जिस तरह का बजट आया है, अब लोग कह रहे हैं एसटीटी बढ़ा इसलिए मार्केट के लिए नेगेटिव है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए मेरा काम है अपनी सोच भी आपको रखना, मेरा एनालिसिस रखना, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस बजट के अंदर मार्केट के लिए ना ही कुछ पॉजिटिव था ना ही कुछ नेगेटिव था। जी नहीं, एसटीटी के हिसाब से मार्केट का प्राइस नहीं दौड़ता है। मैंने आप लोगों को समझाया भी कि 76% लोग कैश ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा चीज, बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने की। ऑब्वियसली उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, उनके आने के चांसेस कम है, जिससे कि अगर हम इसको मीडियम लॉन्ग टर्म में देखें वहां पे हमें ग्रोथ के अंदर इंपैक्ट दिखाई दे सकता है।
लेकिन मैं अभी वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक ऐसे अल्ट्रा लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल कल के लिए हम लोग बुलिश रहेंगे, ये हमारा सिंपल सा प्लान है। अगर मार्केट ऊपर यहाँ पर कहीं हमें अपॉर्चुनिटीज देगा शॉर्ट करने की, तो मैं शॉर्ट के लिए कंप्लीटली ओपन हूं, क्योंकि कम से कम जो ये आने वाला हफ्ता है, या जब तक प्राइस इस लेवल को बैलेंस नहीं कर देता तब तक का प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा कि मार्केट अब किस तरफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। 25,700 के ऊपर जाती है, आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट हो जाइए। अगर मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करती है उसके बाद मैं आपको कल वाले वीडियो में थोड़ा ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा कि अब क्या गिरेगा। अगर गिरता है तो मेरे टारगेट सेम है, हम लोग वही मार्च हाई से थोड़ा सा ऊपर 24,065, 24,100 इस रेंज तक एक्सपेक्ट मार्केट को कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में हमें शायद देखने को मिल जाए। फिलहाल कल के लिए तो हम लोग बुलिश रहने वाले, सिंपल सा प्लान है। अब कल के लिए आपके लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। आपको दो लेवल में ऑलरेडी बता चुका हूं जो आपके लिए एज रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं, ठीक है। एज रेजिस्टेंस क्या काम करने वाले हैं आपके लिए, ये वाला हाई जो 25,441 का हाई है, इसको मैं वापस से मार्क कर देता हूं। ये हाई पे आप नजर बना के रखिए, ये हमारा की टारगेट है। ऊपर की तरफ ये हाई पे आप रखिए, यहाँ पे आपको जो है रिएक्शन देखने को मिल सकती है इंट्राडे, अगर मार्केट ने शुरुआत में ही गैप ओपनिंग कर इधर उधर खेल नहीं बिगाड़ा। तो आप इस लेवल को कल चार्ट पे जरूर रखिएगा, आपको यहाँ पर एक रिएक्शन देखने को मिल सकती है जो अराउंड 25,150 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से फेक आउट करता है, मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ पे फेक आउट करता है इस तरह से, तो आपको प्राइस वापस इस जोन में और फिर उसके बाद इस जोन में इस तरह से जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इन प्लान्स को ध्यान रखिए, और जब तक मार्केट 24,587 के ऊपर है तब तक ये एक्सपेक्टेड टारगेट हमारा रहने वाला है। क्लियर। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो 58,050 का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया बजट वाले दिन। ऑब्वियसली मार्केट ने आज वो रिएक्शन भी दिखाई, दैट इज कंप्लीटली फेयर। अगेन यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई थी, तो आने वाले दिनों में वापस प्रीवियस ईयर क्लोजिंग तक अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वो सिर्फ बैलेंसिंग होगी, उसको हम बुलिश या बेरिश नहीं मानेंगे। कल के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश मोमेंटम दिखे। यहाँ पर आपके पास ये दो लेवल बड़े काम के हो सकते हैं। ये वाला जो आपका प्रीवियस वीक क्लोजिंग है 58,417, जिसको मैं लिख देता हूं प्रीवियस वीक क्लोजिंग 58,417.20, और नीचे की तरफ आपके पास जो 5850 का लेवल है इसको भी आप इंट्राडे में काम लगाकर रखिए। जब तक मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे नहीं जाती है तब तक हमारा टारगेट यही रहने वाला है, कम से कम प्रीवियस ईयर क्लोजिंग का लेवल, ठीक है। आप सिंपली यहां पर प्रीवियस डे हाई को मार्क करके रख सकते हैं कल के लिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा जब भी प्राइस इसके ऊपर रहेगा, और यहां पर आपको लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी आई एक्सपेक्ट कि आपको मिल सकती है। इसलिए आप इस वाले लेवल को भी अपने चार्ट पर मार्क करके रखें। 15 मिनट पर आपको चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा, बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स के अंदर सबसे बेहतर सबसे क्लीन चार्ट है। मार्केट ऑल टाइम हाई टच करके नहीं आई थी, गिरी थी, और प्रीवियस क्वार्टर लो, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर लो बाकी जगह पर तो नहीं गया लेकिन सेंसेक्स के अंदर चला गया है। और यही एक ऐसा चार्ट है जो एक्चुअली में मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश कर सकता है। 80,160 का लेवल टेस्ट होना या इसके नीचे स्वीप होना एक काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है सेंसेक्स के चार्ट की। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एडिशनल बुलिश हूं, कम से कम 82,726 जो कल संडे का हाई था उसको तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर अगर इसके ऊपर होल्ड करती है तो 84,258 तक जा सकती है आने वाले दिनों में। इंपॉर्टेंट इनवैलिडेशन आपका यही रहने वाला है संडे लो का। कल के लिए आप सिंपली क्या प्लान करें, 81,124 का जो ये लेवल है, इस लेवल को आप अपना मार्क करके जरूर रखें, ये आपके काम आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, शुरू में गिरती है, तो ये सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ में आप लोग प्रीवियस डे हाई को यहाँ पर मार्क कर लें, ये भी आपके लिए जब कंटिन्यूटी में सेटअप बनेगा अगर दिन में, तो आपके ये काम आ सकता है। यहां पर इस लेवल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर ना करें, क्योंकि यहां पर ये आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे सकता है। आप सोच सकते हैं कि मार्केट इससे गिरेगी, शुरुआत में आपको यहां से रिएक्शन मिल जाए, इस तरह का आके चला जाए तो अलग बात है, बट इसको कोई रिवर्सल पैटर्न एक्सपेक्ट ना करें, फिलहाल तो ना करें, क्योंकि ये एक लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। नीचे कोई भी बीएमएस नहीं हुई है, इस लो के नीचे इमीडिएट फेक आउट हो गया है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंसेक्स के लेवल आपके कल काम आ सकते हैं। 15 मिनट पर चार्ट कुछ इस तरह का आपको दिखाई देने वाला, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसी के साथ इन सारी बातों के साथ आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मेरे सारे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर आपको जो है
डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की, और मैं तो आज बात भी कर रहा था और कल भी यही बात कर रहा था कि अगर गवर्नमेंट खुद ही ऐसा चाह रही है कि आप स्पेकुलेशन ट्रेडिंग ना करो, ऑप्शंस के अंदर ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ऑप्शंस करने से ज्यादा बढ़िया, क्योंकि फ्यूचर्स तो महंगे हो गए। फ्यूचर्स के अंदर तो आप टैक्स ही टैक्स पे कर रहे हो, तो आप उतना ही कम से कम सिर्फ एक ट्रेडिंग फीस देकर, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेडिंग फीस लगती है, वही 0.05% जो फ्यूचर्स के अंदर स्टॉक मार्केट में लग रही है। बट ना तो एक्सपायरी का झंझट है, ना कोई एडिशनल चार्जेस है, ब्रोकरेज वगैरह सब उसी के अंदर है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप रेफरल लिंक से अकाउंट बनाते हो तो आपको उस पर फीस पे ऑफ भी मिल जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारे बेनिफिट उठा के इससे तो बढ़िया यहीं पे कर लो ना। अब कई सारे, मैं कल रील देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि भाई फिर तो फॉरेक्स करने दुबई चल लेते हैं, अब हर कोई तो दुबई नहीं जा सकता, और फॉरेक्स करना तो इंडिया में लीगल नहीं है। आपको गोल्ड सिल्वर ट्रेड करने का मन है, आपको एनडीसीएक्स पे जाके अकाउंट बना लो। आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस करने का मन है, आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना लो। आपको यूएस स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, आपको एनडीसीएक्स के मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग कर लो। तो आपके पास आज सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो निराश मत होइए, मैं तो यही बोलूंगा, निराश मत होइए। रास्ते बहुत सारे हैं, शुरुआत करने की जरूरत है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो आप लोग देख रहे हो कितने दिन से मैं ये प्लानिंग बना के बैठा हुआ था आप लोगों के सामने। मार्केट सीधा गिरा, गिरा भी तो वही हमारे टारगेट तक 74,663। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, टारगेट अभी छुआ नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर ये टारगेट छुआ नहीं है, ये लो अभी तक स्वीप नहीं है। तो अभी एकदम आंख बंद करके बुलिश मत होना। मार्केट अक्सर ये लो लेने से पहले रिलेटिव इक्वल लोज बना के इस तरह से कर देती है काम, तो उसकी तैयारी रखें। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं छुएगा ऑब्वियसली मैं बुलिश नहीं होऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्पॉट में या इस तरह की बाइंग करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप इसकी एसआईपी करें रादर देन आप इसको डायरेक्ट बाई करें, क्योंकि अभी क्रिप्टो के अंदर और भी गिरावट आ सकती है। तैयार रहें। यहाँ पे कैसा रिएक्शन करती है 74,663 पर, इसके ऊपर देखना होगा, इसी के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। तो इसलिए इस लेवल तक प्राइस को पहुंच जाने दीजिए। ट्राई करें, अगर बाई करना चाह रहे हैं तो स्पॉट में करें, वरना स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप अपनी बेसिक जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वही यहाँ पर करते रहें। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स के बारे में, ठीक है ना। सो बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वो अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है और बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये 59.65 के नीचे नहीं ब्रेक करेगा, ओल्ड कॉइन्स के अंदर अक्सर आपको गिरावट देखने को मिलती रहेगी। इसलिए चाहे ओल्ड कॉइन्स हो चाहे क्रिप्टो करेंसीज हो, अगर आप इन्वेस्टिंग का प्लान करते हैं तो सिर्फ एसआईपी के थ्रू कीजिए, और ऐसे प्रोजेक्ट सुनिए, ऐसे प्रोजेक्ट चुनिए जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई फ्यूचर है। कोई अच्छे प्रोजेक्ट चुनिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, पोजीशन साइज। क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर बाई करना, ट्रेड करना, सेल करना, होल्ड करना पूरी तरह से लीगल है, आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। इसलिए जो भी मनी इसके अंदर लगाएं वो बहुत छोटी लगाएं। बहुत रिस्की मार्केट है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जो सिल्वर गोल्ड के अंदर आप लोगों ने अभी होते हुए देखा ना, बिटकॉइन के लिए आम बात है। समझ रहे हो आप। तो इसलिए वैसी आदतें आपको नहीं होगी, इसलिए अपने फंड्स थोड़े छोटे रखें, और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, सिर्फ उसी को ट्राई करें, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है और लो रिस्क लो रिवॉर्ड होता है। उसके साथ आप जो है यहाँ पर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे सारे डिस्क्लेमर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे, आप लोगों को क्या लगता है कि एसटीटी लगाने का क्या रीजन था, गवर्नमेंट एक्चुअली में टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, क्या करना चाहती है, और अब आप क्या करने वाले हो, मतलब इन सारी चीजों के बाद आपने क्या प्लान किया है, किस तरह से इस एसटीटी वाली बीमारी को आप झेलने वाले हो, किस तरह से इस एडिशनल टैक्स को आप लोग पे करने वाले हो, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।